Assalamualaikum everyone. This is Miss Sana Muftakhar and we are starting the National Book Foundation Chemistry book class 10 today. So bete we are starting from the chapter number 1 of your chemistry book class 10, that is history of chemistry, right? This chapter is pretty much short और इसको complete करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा videos lectures की ज़रूरत नहीं हुई. इंशाल्लाह it will be completed in maximum 3 or 4 lectures. ठीक है, I hope it will be clear. So बेटे यहाँ से अगर हम देखें कि हिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री में हमारे पास क्या होगा, मेनली इस चैप्टर में ना हम कुछ चीज़ों को डिस्कस करेंगे. द फर्स्ट पॉइंट इज अबाउट द प्रिंसिपल एंड मेथड दैट इज यूज इन केमिस्ट्री, कि कौन से प्रिंसिपल और मेथड्स हैं वो यूज होते हैं केमिस्ट्री में. उसमें की भी हम कुछ सब हेडिंग्स इन डिटेल पढ़ेंगे. उसके बाद बच्चों वी विल हैव अबाउट द एवोल्यूशन ऑफ साइंटिफिक आइडियाज, यानी किस तरह से जो साइंटिफिक आइडियाज, जैसे कोई साइंटिफिक आइडिया है इफ इट इज गिवन 100 years बैक, 100 साल पहले अगर वो दिया गया तो क्या क्या उसके अंदर एडवांसमेंट आई और 100 साल बाद उसमें क्या चेंजेस आई और ये चेंजेस किस रूल्स के अकॉर्डिंगली होती हैं और किस तरह ये प्रोसेस होता है. इट विल बी द पार्ट ऑफ योर सिलेबस. नेक्स्ट वी विल मूव अबाउट द कॉन्फिडेंस एंड अनसर्टेनिटी, यानी जब भी आप कोई एक्सपेरिमेंट करते हैं, कोई अपनी थ्योरी देते हैं तो उसमें आप कितने परसेंट कॉन्फिडेंट है और उसके अंदर अनसर्टेनिटी यानी आपको कितने परसेंट शक होता है, उसके भी कुछ टर्म्स हैं, उसको हम डिस्कस करेंगे. एंड द लास्ट टॉपिक विल बी रेपिटेबिलिटी एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी. ठीक है, यानी किस तरह से कौन से ऐसे एक्सपेरिमेंट्स हैं या कौन सा हमारा जो डाटा है, जो हमारा रिजल्ट है वो रिपीटेबल होना चाहिए, यानी अगर हम उस एक्सपेरिमेंट को बार बार रीयूज करें और या हम इस एक्सपेरिमेंट को बार बार डिफरेंट जगह पे ट्राई करें तो उसका रिजल्ट सेम हो. एंड रिप्रोड्यूसिबिलिटी का क्या मतलब होता है, इसका मतलब है कि हम एक एक्सपेरिमेंट से या हमने एक जो रिजल्ट निकाला है उससे और भी ज्यादा डिफरेंट रिजल्ट, उससे कुछ और पॉइंट्स क्लियर कर सकें. तो बेटे दिस विल बी द एंड ऑफ योर चैप्टर, सो इट इज नॉट वेरी लॉन्ग चैप्टर. सो फर्स्ट वी आर स्टार्टिंग विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज द प्रिंसिपल एंड मेथड्स इन केमिस्ट्री. अच्छा देखो बच्चों, केमिस्ट्री में हम किस चीज के बारे में पढ़ते हैं, हमने 9th क्लास में भी ये डिस्कस किया था कि केमिस्ट्री में हम बच्चों पढ़ते हैं कि किस तरह क्या हमारा मैटर, मेनली हम लोग मैटर के बारे में पढ़ते हैं, मैटर के अंदर जो चेंजेस होती हैं. ठीक है, इसके अलावा हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा, पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ा. मतलब हम लोग यही करते हैं कि देखो ना, एटम है, पीरियोडिक टेबल, ये सारी चीजें किससे रिलेटेड है, मैटर से रिलेटेड. अब बेटा हमने कुछ रूल्स पढ़े, पहले भी हमने पढ़े, जब हम लोग मॉडल्स पढ़ रहे थे तो हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैसेस पढ़ा था वहां पे, के प्रोडक्ट और जो रिएक्टेंट्स हैं उनके मैसेज सेम, यानी कुछ एक सेट ऑफ रूल्स हैं केमिस्ट्री में जिनको हम कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते. फॉर एग्जांपल देखो, अगर मैं आपको लैब में हम कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने चाहें तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो रूल है वो क्या होगा कि हमने जो भी इक्विपमेंट यूज करने हैं, जो भी ग्लासवेयर यूज करना है, ठीक है ना, जो भी ग्लास से बना हुआ सामान हमने लेबोरेटरी में यूज करना है उसको नीट एंड टाइडी होना चाहिए, वो साफ सुथरे होने चाहिए, प्रॉपरली ड्राइड होने चाहिए. ठीक है, अब आप चाहे वो फिजिक्स लैब में जा रहे हैं, केमिस्ट्री लैब में जा रहे हैं, आप बायो का कोई एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने जा रहे हैं, इन सब की कंडीशन ये है कि जो भी आप ऑपरेटर, जो भी आप ग्लासवेयर यूज करेंगे बच्चों, वो साफ सुथरा होना चाहिए. तो एक जनरल रूल है. इसके अलावा क्या जनरल रूल है, जैसे अब आप स्कूल में गए तो आप स्कूल जाके आपने एक स्पेसिफिक पीरियड है उसमें आपने क्या करना है, आपने स्टडी करनी है, तो ये भी एक जनरल रूल है. इसी तरह केमिस्ट्री के कुछ जनरल रूल्स हैं जिनको हम अगर थोड़ा सा भी उससे फ्लक्चुएट करेंगे, उस चीज को हम थोड़ा सा भी इग्नोर करेंगे तो हमारा जो सारा एक्सपेरिमेंट है, जो हमारी सारी वर्किंग है, जो हमारी साइंटिफिक नॉलेज है, वो क्या हो जाएगी, बिल्कुल आप कह लो कि वो डिस्ट्रॉय हो जाएगी, वो यूजेबल नहीं होगी, वो कोई भी सिग्निफिकेंट नॉलेज हम नहीं प्रोड्यूस कर सकते जब तक हम इन कुछ रूल्स को फॉलो ना करें. तो बेटे फर्स्ट रूल इज कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी. बेटा जब तक हमारे पास एक क्लोज सिस्टम है, यानी एक ऐसा सिस्टम जिसमें किसी चीज के दाखिल होने की और किसी चीज का रिमूव होने की जगह नहीं है, कोई स्पेस नहीं है, वो कहीं से भी उसमें कोई होल नहीं है, कोई उसमें बाहर निकलने की कोई जगह नहीं है, तब तक उसके अंदर जो मैस है सिस्टम का और एनर्जी है सिस्टम की वो सेम रहेगी. नेक्स्ट है यूजिंग ऑब्जर्वेशन एंड लॉजिकल थिंकिंग, यानी क्या, अब ऐसा नहीं है कि मैंने कोई एक्सपेरिमेंट सोचा, मैंने सोचा अच्छा इस केमिकल ए को बी के साथ अगर मैं एड अप कर दूंगी
करूंगी तो सी बन जाएगा। मुझे इस चीज को प्रूव करना पड़ेगा, मुझे कुछ ऑब्जर्वेशंस बतानी पड़ेंगी, मुझे कुछ साइंस बताने पड़ेंगे कि ये मेरी ऑब्जर्वेशन ये चीजें मैंने देखी, और उसके बाद मैं उसके अंदर क्रिटिकल थिंकिंग करूंगी, मैं उसके बारे में लॉजिकल थिंकिंग करके कोई रिजल्ट पुट अप करूंगी। नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट का क्या मतलब होता है बेटा? देखो जब भी हम एक्सपेरिमेंट्स करते हैं ना, देखो अगर मैं दो सिंपल हम लोग अगर ऑक्सीजन जैसे हम लोग प्लांट ग्रोथ के एक्सपेरिमेंट्स करते हैं फोटोसिंथेसिस के लिए, अगर हम चाहते हैं कि हम चेक करें कि प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का अगर ऑक्सीजन की क्वांटिटी ज्यादा हो तो क्या इफेक्ट होगा, अगर कार्बन डाइऑक्साइड की क्वांटिटी ज्यादा हो तो क्या इफेक्ट होगा, अगर हम उसे सनलाइट में रखें तो क्या इफेक्ट होगा, वाटर अगर दे तो क्या इफेक्ट होगा, या मतलब इस तरह के जब हम लोग सिंपल ऑब्जर्वेशन करना चाह रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, हम कहते हैं कि हम एक हेल्दी प्लांट ग्रो करेंगे जिसे हम सनलाइट भी देंगे, वाटर भी देंगे, सारी जो भी टेम्परेचर उसे रिक्वायर्ड होगा, फर्टिलाइजर उसे रिक्वायर्ड होगा, वो सारी चीजें लेंगे। लेकिन उसके कंट्रास्ट में हम क्या करेंगे, अगर मैं चेक करना चाहती हूँ कि सनलाइट का क्या इफेक्ट है, तो मैं जिस प्लांट में मैं एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ उसमें क्या करूंगी, मैं उसमें सनलाइट का जो फैक्टर है, जो सनलाइट का पॉइंट है, हम उसको चेंज कर लेंगे। यानी क्या करूंगी, अगर मैं सनलाइट देखना चाहती हूँ, एक ऐसा प्लांट होगा जिसे मैं धूप के अंदर या सनलाइट को प्रोवाइड करूंगी, दूसरा जो प्लांट होगा उसे सेम वही टेम्परेचर वही कंडीशंस दूंगी, लेकिन उसे क्या करूंगी, किसी डार्क रूम के अंदर प्लांट करूंगी, उसे डार्क रूम के अंदर ग्रो करने का मौका दूंगी। इसी तरह अगर देखो मैं टेम्परेचर चेक करना चाहती हूँ या लाइट का इफेक्ट देखना चाहती हूँ तो मैं क्या करूंगी, जैसे मैं कलर्ड लाइट का इफेक्ट देखना चाहती हूँ तो मैं एक प्लांट को सनलाइट के अंदर रखूंगी और दूसरी प्लांट को मैं रेड लाइट के अंदर रख दूंगी, और फिर मैं देखूंगी उसमें क्या क्या चेंजेस आए। यानी क्या होगा कि हमने जब भी कोई एक्सपेरिमेंट करना है तो हमने एक स्टैंडर्ड रखना है जो जिसकी हर कंडीशन परफेक्ट हो, और उसके बाद हम उसे दूसरे से आप कंपेयर करेंगे। उसके बाद है बेटा पेयर रिव्यू। पेयर रिव्यू का क्या मतलब है? पेयर रिव्यू का ये मतलब है बच्चों के अगर हम जब भी मैं कोई एक्सपेरिमेंट करती हूँ, मुझे लगता है मेरा ये रिजल्ट है, तो सिर्फ ये मैं अपनी ऑब्जर्वेशन पे या अपने रिजल्ट की बेसिस पे कोई भी लॉ या कोई भी साइंटिफिक स्टेटमेंट नहीं दे सकती। पेयर का क्या मतलब होता है? पेयर का मतलब होता है आपके फेलोज, आपके आसपास के लोग, जब तक कुछ और एक्सपेरिमेंट ना किए जाए, कोई और साइंटिस्ट आपकी बात को सेकंड ना करे, वो ये ना कहे कि हाँ मैंने भी ये ऑब्जर्वेशन की तो मेरा भी सेम यही रिजल्ट मिला, तभी हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, ये जो मेरा एक्सपेरिमेंट है, ये जो मेरी फाइंडिंग्स हैं, ये परफेक्ट है। उसके बाद है बीइंग ऑब्जेक्टिव। यानी क्या है कि देखो जब मैं एक साइंटिफिक स्टडी कर रही हूँ तो इसमें मेरा कोई ओपिनियन नहीं आ सकता। यानी ये नहीं हो सकता कि मैं चाहती थी कि मैं ए और बी को अगर मिक्स करूं तो एक्स बनना चाहिए, मैं ये चाहती थी या मेरा एक्सपेरिमेंट ये है, लेकिन अगर उसमें एक्स नहीं बना तो मैं खुद से फॉल्स स्टेटमेंट नहीं दे सकती कि मेरे इस एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट ये। जो भी आपके एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट होगा वो आपने 100% पुटअप करना है। यानी हम उसमें कुछ भी फैब्रिकेशन नहीं कर सकते, उनमें अपना कोई राय, अपनी कोई भी इंटरेस्ट की बात उसके अंदर पुट नहीं कर सकते। जो साइंटिफिक नॉलेज है वो फैक्ट्स के ऊपर बेस करेगी, मेरे ओपिनियन के ऊपर बेस नहीं करेगी। एंड लास्टली बच्चों वी हैव स्किप्टिज्म एंड प्रूफ। यानी क्या है, जो साइंटिफिक स्टडी है उसका आपको प्रूफ देना पड़ता है। ये नहीं होता कि मैं सोचूं कि मैंने ये बनाना चाहती हूँ, चाहे वो ना भी बनाओ, मैं क्लेम कर दूं मैंने ये चीज बना ली है, सब्सटेंस सिंथेसाइज कर लिया, जब तक मैं उसका 100% प्रूफ नहीं दूंगी और लोगों को पहले देखो मैंने कोई साइंटिफिक लॉ दिया, जाहिर है वो मैंने एक्सपेरिमेंट की बेसिस पे किया, पहले लोग मेरे साथ ऑब्जर्वेशन करेंगे, एक्सपेरिमेंट के दौरान भी लोग मेरे साथ मौजूद होंगे, मैं अकेले एक्सपेरिमेंट नहीं करूंगी, तो वो भी कहेंगे हाँ तुम्हारा एक्सपेरिमेंट ठीक है। उसके बाद बच्चों वो खुद भी जो दूसरे साइंटिस्ट है, दूसरे लोग हैं, दूसरे केमिस्ट हैं, वो खुद भी कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे। अगर उन सबकी ऑब्जर्वेशन मुझसे मिलती जुलती होगी तब भी वो कहेंगे कि ठीक है आपकी ऑब्जर्वेशन ठीक है। उसके बाद इवन अगर वो मुझे प्रूव भी करते हैं कि उनके भी सेम ऐसे ही एक्सपेरिमेंट में ऑब्जर्वेशन आ रही, फिर भी मुझे अपने एक्सपेरिमेंट के जो रिजल्ट्स हैं उन्हें प्रूव करने के लिए कोई ना कोई क्या करना होगा, प्रूफ देना होगा, कोई भी एक ऐसी स्टडी देनी होगी जिससे मुझे पता चले कि जो चीज मैं अचीव करना चाहती थी वो मैंने वाकई अचीव कर ली है या नहीं। ठीक है, तो ये है बेटे हमारे पास सब रूल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों वी हैव प्रिंसिपल्स एंड मेथड्स ऑफ केमिस्ट्री। अब इसको हम स्टार्ट करते हैं टू रीड। टू डू साइंस वी नीड to work within a scientific community where people share ideas, methods and practices to build knowledge.
यानी क्या, देखो साइंटिस्ट जब भी हम साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं, हम साइंटिफिक कोई वर्क कर रहे हैं, कोई लॉ बना रहे हैं, कोई भी एक सिंपल एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो वो काम हम अकेले नहीं कर रहे होते, हमारे साथ पूरी की पूरी साइंटिफिक कम्युनिटी है। देखो हमारे जब हम एक लैब में जाते हैं, हमारे पास एक सुपरवाइजर है, ठीक है, हमारे साथ कुछ लैब अटेंडेंट्स हैं, हमारे साथ कुछ कुलीग्स हैं, हमारे साथ कुछ सीनियर्स हैं, वो सब मिलके एक एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। मैं अकेले खुद खड़े होकर लैब में कोई एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकती, यानी मैं कोई लॉ तो कभी भी नहीं बना सकती, क्योंकि लॉ इज अ वेरी बिग थिंग, इज अ वेरी बिग क्लेम। हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट इंडिविजुअली नहीं कर सकते, लेकिन लॉ बनाने के लिए हमें बहुत सारे साइंटिफिक पर्सन को अपने साथ क्या करना पड़ेगा, अटैच करना पड़ेगा। दिस इज स्पेशली ट्रू फॉर केमिस्ट्री, वेयर साइंटिस्ट सेट principles and techniques. Below are some 3 principles and methods in chemistry explained in simple terms. सबसे पहले है बेटे कंजर्वेशन ऑफ मैस एंड एनर्जी। बेटा कंजर्वेशन किसे कहते हैं, कांस्टेंट रहना, यानी अगर एक सिस्टम है, मैं अगर उसके अंदर आप कह लें से 10 ग्राम कोई भी 5 ग्राम सब्सटेंस ए डालती हूँ और 2 ग्राम सब्सटेंस बी डालती हूँ, ठीक है, तो मेरा जो प्रोडक्ट है वो 5 + 2 = 7 ग्राम्स के इक्वल ही होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि वो 10 ग्राम्स बन जाए, 12 ग्राम्स बन जाए, या ऐसा भी नहीं हो सकता कि वो 7 ग्राम के बजाय 4 ग्राम बन जाए या 2 ग्राम बन जाए, ठीक है। यानी ये जो मैस है और जो एनर्जी, देखो एनर्जी, जैसे एनर्जी की डिफरेंट फॉर्म हो सकती है, जैसे हम कहते हैं कि सिस्टम का कोई टेम्परेचर, तो टेम्परेचर भी क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, जब वो क्या है, सिस्टम क्लोज है, यानी उसके अंदर एनवायरमेंट का कोई इंटरफेरेंस नहीं है। In chemistry, we follow the rules, a rule called the conservation of mass and energy. This means that mass and energy cannot be created nor destroyed in a closed system. For example, in a chemical reaction, the total mass of reactant is always equal to the total mass of the product. This principle first shown by Antonio Levensky in 18th century changed the way chemists do experiment by making them more accurate and reliable. अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, अगर मैंने बेटे किसी भी क्लोज कंटेनर के अंदर 7 ग्राम्स कोई भी प्रोडक्ट, जो कोई भी रिएक्टेंट डाले, चाहे वो 1 हो, 2 हो, 6 हो, 7 हो, अगर वो टोटल 7 ग्राम बना रहे हैं ऐड करके, तो जो प्रोडक्ट बनना होगा, जो प्रोडक्ट वहां पे बनेगा, वो चाहे 6 हो, 7 हो, 10 हो, 12 हो, 1 हो, 2, जितने भी प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ प्रोडक्ट जितने भी हो, उन सारे प्रोडक्ट्स का जो मैस है वो भी हमेशा 7 होना चाहिए, यानी यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता तो इसका मतलब है हमारे एक्सपेरिमेंट में, हमारे मेजरमेंट्स में कोई गलतियां हैं। तो यही पता है साइंटिस्ट ने जब ये 18th सेंचुरी में डिस्कवर किया लॉ, इसके बाद जो एक्सपेरिमेंट्स थे वो बहुत ज्यादा एक्यूरेट और रिलायबल बन गए, ठीक है। इफ द एक्सपेरिमेंट डज नॉट फॉलो दिस रूल, द केमिस्ट चेक देयर प्रोसीजर एंड कैलकुलेशन टू फाइंड आउट व्हाट वेंट रॉन्ग। यानी अगर उसमें कोई गड़बड़ हमें नजर आ जाती है तो हमें पता चल जाता है कि देखो ये रूल तो फॉलो होना ही होना है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस और एनर्जी बिल्कुल भी इग्नोर नहीं हो सकते। जरूर हमारे एक्सपेरिमेंटेशन में, ऑपरेटर्स में, हमारी वर्किंग में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी, कोई ना कोई फॉल्ट होगा। नेक्स्ट है बेटे यूजिंग ऑब्जर्वेशंस एंड लॉजिकल थिंकिंग। केमिस्ट create theories and models based on what they observe in their experiments. They use logical thinking to make sense of their finding. For example, Dietrich Mendeleev created the periodic table by observing the patterns and the properties of एलिमेंट्स। यानी क्या था बेटे, हमारे पास जितने भी हमारे पास साइंटिफिक मॉडल्स हैं, जितने भी हमारे पास एक्सपेरिमेंट्स हैं, वो किसकी बेसिस पे, फर्स्ट स्टेप हमेशा साइंटिफिक मेथड का ऑब्जर्वेशन होता है, ठीक है। पहले हमारे पास कोई क्वेश्चन हमारे माइंड में आता है, उसके बारे में हम क्या करते हैं, सेकंड पॉइंट पे हम उसकी ऑब्जर्वेशन करते हैं। ऑब्जर्वेशन करने के बाद हम क्या करते हैं, उसका कोई सोल्यूशन निकालने के लिए अपनी कोई थिंकिंग यूज करते हैं। सो यही बात है कि वो कह रहे हैं कि मेंडलीव ने जब पीरियोडिक टेबल डिजाइन किया था, उसने एटम्स को, उसने जो एलिमेंट्स उनको अरेंज किया था, उसने क्या किया था, हमने पढ़ा ना पीरियोडिसिटी ऑफ पीरियोडिक टेबल, उसमें हम यही पढ़ते हैं कि आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल, आफ्टर सम टाइम द प्रॉपर्टीज रिपीट देमसेल्फ। यानी जो केमिकल बिहेवियर है सब्सटेंसेस का, वो रिपीट होता जाता है, वो बार बार सेम होता जाएगा। तो यही बात करेंगे, सेम ये जो एक पैटर्न है, इसकी ऑब्जर्वेशन की थी किसने, मेंडलीव ने, और उसके बाद ही उसने जो अपने पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स को या एटम्स को अरेंज किया था। He even predicted elements that have not been discovered yet based on these patterns. उसने कहा था, देखें अगर मेरे पास
कुछ एलिमेंट्स है, अगर मैं उन्हें 7 रोज या 8 रोज में अरेंज करूं तो हर 8वें एलिमेंट जो है उसका क्या होगा, उसकी जो प्रॉपर्टीज हैं, उसकी जो फंक्शनैलिटीज हैं, उसकी जो आप कह लोगे जो भी उसके रिएक्शंस हैं वो क्या होंगे, सिमिलर होंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है वो रूल फॉल्टी नहीं है, इसका ये मतलब है कि हमने अभी तक वो एलिमेंट डिस्कवर ही नहीं किया। द वे ऑफ यूजिंग एविडेंस एंड रीजनिंग इज ऑल इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ हाउ साइंस वर्क। यानी जब तक आपके पास एविडेंस नहीं होगा, रीजनिंग नहीं होगी, आप कभी भी साइंटिफिक वर्क में ग्लो नहीं कर सकते। नेक्स्ट है बेटे कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट लाइक केमिस्ट लाइक अदर साइंटिस्ट यूज कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट देयर आइडिया। दे चेंज वन वेरिएबल एट वन टाइम व्हाइल कीपिंग द अदर कांस्टेंट टू सी व्हाट हैपन। ये वही एग्जांपल जो मैंने आपको बताई कि एक कंडीशन को चेंज करेंगे और उस कंडीशन चेंज करने के क्या इफेक्ट होगा, हम उसको स्टडी करेंगे। फॉर एग्जाम्पल इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, controlled experiments are used to test if new medicines work are safe. This method also use other scientists like other sciences like biology and physics to find out the cause and effect relationship. यानी हम देखेंगे इससे हम क्या पढ़ते हैं, cause and effect relationships क्या होते हैं कि अगर कोई चीज पे कोई इफेक्ट आ रहा है, कोई रिजल्ट नजर आ रहा है तो उसकी कॉज क्या होगी, और अगर हम उसको कॉज दे रहे हैं तो उसका इफेक्ट क्या होगा। नेक्स्ट बच्चों वी हैव peer review. Before scientific work is published, it is reviewed by other scientists to make sure it is correct and reliable. Scientists share their results in journal where expert checks the experiments data conclusion for mistakes or unclear parts. For example, if a scientist discovers a new catalyst, it must be reviewed and tested by other scientists to confirm the finding. The process ensures the quality of research of scientific research. ये वही बात है कि अगर सिर्फ मैं एक चीज क्लेम कर देती हूँ तो मेरे क्लेम करने से कभी वो साइंटिफिक लॉ या साइंटिफिक नॉलेज नहीं बन सकता जब तक मेरे साथ और भी लोग उसे क्लेम ना करें। नेक्स्ट है बेटे बीइंग ऑब्जेक्टिव। इन साइंस रिजल्ट मस्ट कम फ्रॉम फैक्ट्स नॉट ओपिनियन और बाइसेस। यानी क्या मेरे चाहने से, मेरे ओपिनियन से साइंटिफिक रिजल्ट बिल्कुल भी चेंज नहीं हो सकता। केमिस्ट एम टू बी ऑब्जेक्टिव व्हेन परफॉर्मिंग experiments and analyze data. For example, identifying the structure of molecules using spectrometry, they rely on precise measurement and standard method instead of guesses and personal beliefs. यानी इसमें हम जब भी कोई साइंटिफिक वर्क कर रहे हैं इसमें हमारा कोई पर्सनल बिलीफ या कोई पर्सनल गेस हम इसके अंदर पुटअप नहीं कर सकते। जो चीज हम फाइंड करेंगे एग्जैक्टली हमने वही पुटअप करनी है आगे, ठीक है। हम इसमें अपना कोई भी ओपिनियन नहीं दे सकते। नेक्स्ट वी हैव द लास्ट टॉपिक इज स्केप्टिज्म एंड प्रूफ। इसका ये मतलब है कि जो भी हम अपनी नॉलेज, जो भी हम अपना लॉ देते हैं, जो भी हम अपनी पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करते हैं उसको हम क्या कहेंगे, उसे हमने लाजमी तौर पे अब किसी प्रूफ से, किसी चीज से अपने आप को सही साबित करना है, कोई सबूत हमने देना है। साइंटिस्ट आर नेचुरली स्केप्टिकल एंड ऑलवेज डबल चेक द न्यू डिस्कवरीज। यानी क्या है, वो सिर्फ एक चीज को फाइंड करने के बाद कोई इसका लॉ नहीं दे देते, बल्कि क्या करते हैं वो डिस्कवरी को बार बार चेक करते हैं। द रिपीट एक्सपेरिमेंट have other test their work before accepting. For example, if someone claims to discover a new element or a reaction, other scientists will conduct many tests to verify it. This skepticism help ensure only trustworthy information become part of science. यानी क्या है, इस सारे जो एक नेचर है साइंटिस्ट की, जो शक्की नेचर है, जो कभी हर वक्त ये क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ये जो नेचर है इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो साइंटिफिक नॉलेज है वो उसमें सिर्फ वही चीजें एडअप होती हैं जो ट्रस्टवर्दी हो, यानी वो जेन्युइन हो, बिल्कुल ठीक हो। So beta, this was the end of your first video lesson in which we covered the first topic of your book. I hope you like the video and it will be very beneficial for you. Keep studying. Thank you so very much. Allah Hafiz.